Hello student, how are you? In our previous lecture we were discussing about movement of ocean water. इस चैप्टर में हमने ओशियन करंट के बारे में स्टडी कर लिया था। आज हम उससे आगे बात करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। इस चैप्टर में हम करंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। प्रीवियस वीडियो में करंट्स क्या होती हैं। करंट्स आर लाइक एज ए रिवर। करंट्स रिवर की तरह फ्लो करती हैं ओशियन में। ये क्या होता है, एक ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फ्लो इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। एक निश्चित दिशा के अंदर बहुत ज्यादा वाटर एक साथ फ्लो करता है तो उसको हम करंट बोलते हैं। करंट दो प्रकार के फैक्टर से प्रभावित होती है। इट इज अफेक्टिंग बाय टू फैक्टर्स। इसको भी हमने टू पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक तो था प्राइमरी फैक्टर, प्राइमरी फोर्स। प्राइमरी फोर्स में क्या था जो ओशियन करंट को इफेक्ट करता है। इसमें सबसे पहले था सोलर हीट, सेकंड था विंड, थर्ड था ग्रेविटी। कल हमने ग्रेविटी को मिस कर दिया था। और फोर्थ फैक्टर था कोरियोलिस फोर्स। ये आते हैं प्राइमरी फोर्स में जो करंट्स को इफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी फोर्स की। सेकेंडरी फोर्स जो इफेक्ट करता है करंट्स को, इसमें क्या है, सैलिनिटी, इवोपरेशन और टेम्परेचर। इन फैक्टर्स के कारण करंट इफेक्ट होते हैं। सोलर हीट के बारे में भी हमने बात कर ली थी। इन सभी फोर्स के बारे में बात कर ली थी जो करंट्स को इफेक्ट करती हैं। ये जस्ट ओवरव्यू था। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ करंट। करंट्स कितने टाइप्स की हैं। टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट। करंट्स को टू बेसिस पे डिवाइड कर रखा है। बेस ऑन डेप्थ, बेस ऑन डेप्थ, बेस ऑन टेम्परेचर। क्लासिफिकेशन में बेस के अकॉर्डिंग और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करंट्स को डिवाइड कर रखा है, क्लासिफाई कर रखा है। डेप्थ के अकॉर्डिंग टू प्रकार की करंट आएंगी, टू टाइप की करंट आएंगी। सरफेस करंट और सेकंड आएगी डीप वाटर करंट। डीप वाटर करंट। बेस ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर दो ही प्रकार का होता है, कोल्ड करंट और सेकंड आएगी वार्म करंट। टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट में टू टाइप से क्लासिफाई कर रखा है इसको। एक तो बेस ऑन डेप्थ, बेस ऑन टेम्परेचर। डेप्थ के अकॉर्डिंग टू टाइप की करंट होती है। एक तो सरफेस करंट जो ऊपर की हाइट पे होती है, और एक होती है डीप वाटर करंट जो बिल्कुल ओशियन की डेप्थ तक जाती है। और टेम्परेचर में कोल्ड करंट और वार्म करंट। अब हम बात करेंगे सबसे पहले बेस ऑन डेप्थ।
बेस ऑन डेप्थ में सबसे पहले है सरफेस करंट, इसमें ओशियन का 10% वाटर आता है सरफेस करंट में। वाटर कंटेंट 10% ऑफ टोटल वाटर ऑफ ओशियन, और इसकी हाइट कितनी होती है 400 मीटर तक। जैसे कि ये ओशियन हो गया, जो ऊपर का वाटर होगा ये आएगा सरफेस वाटर में, और ये सी लेवल से 400 मीटर की डेप्थ तक होता है, और इसमें टोटल 10% वाटर आता है। बाकी रिमेनिंग कितना हो गया 90% वाटर डीप वाटर करंट में आएगा। डीप वाटर करंट, इसमें कंटेंट कितना होगा 90%, और ये क्या होगा 400 मीटर की डेप्थ से लेकर जितनी भी ओशन की डेप्थ होगी वहां तक डीप वाटर करंट आएगा। ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन टेम्परेचर की। बेस्ड ऑन डेप्थ कर लिया हमने। बेस्ड ऑन टेम्परेचर, बेस्ड ऑन टेम्परेचर में 2 प्रकार के करंट बताई थी हमने, कोल्ड करंट और वार्म करंट। कोल्ड करंट क्या होती है, जिनका टेम्परेचर उसके साइड वाले वाटर से कम हो वो कोल्ड करंट होगी। जैसे कि कोई करंट यहां से ऐसे फ्लो कर रही है, कोई ओशियन करंट, तो जो इसका नियर बाई वाटर होगा इससे इसका टेम्परेचर कम मिलेगा, 1 या 2 डिग्री सेल्सियस या इससे भी ज्यादा हो सकता है डिफरेंस। जो इसका साइड वाला सरफेस का वाटर वो गर्म हो सकता है, लेकिन ये जो इसके अंदर फ्लो करेगा वो वाटर कोल्ड होगा। ये जनरली कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में मिलते हैं। जैसे कि ये कोई कॉन्टिनेंट हो गया, इसके वेस्टर्न पार्ट में कोल्ड करंट फ्लो करती है। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं वार्म करंट की। वार्म करंट क्या होती है, वार्म करंट वो होती है जो कि टेम्परेचर उसके पास वाले वाटर से अधिक हो। अगर यहाँ पे टेम्परेचर अधिक है, लो है वाटर का, और यहां से कोई करंट फ्लो करती है, तो उसका टेम्परेचर इसके पास वाले वाटर सरफेस से अधिक होगा। ये होगा वार्म करंट। आपको इसको बेसिकली बता देता हूं कि किस कारण वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में ज्यादा होता है, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में वार्म करंट क्यों होती है, कोल्ड करंट क्यों होती है। जस्ट एक ये ओवरव्यू बना रहा हूं मैं। ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, जैसे भी कोई भी मान लिया हमने। ये होगी 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। तो वाटर हमेशा किस तरह फ्लो करता है, अर्थ के रोटेशनल फोर्स के कारण और यहाँ पे अधिक टेम्परेचर के कारण, सोलर इंसोलेशन के कारण वाटर ऐसे फ्लो करता है अर्थ के रोटेशन और टेम्परेचर के कारण, और कोरियोलिस फोर्स के कारण ये ऐसे मुड़ जाता है और ये इस साइड में मुड़ जाता है। विंड भी ऐसे घूमती है और ये भी ऐसे घूमता है। जो भी वाटर यहां से इक्वेटर लाइन के पास होगा 0 डिग्री के पास, वो वार्म करंट होगा।
गर्म पानी होगा, गर्म वाटर होगा और वार्म ही करंट होगी। यहाँ पे 0 डिग्री के पास होगा। ये जैसे जैसे वाटर ऐसे जाता है यहां तक गर्म रहता है। जब ये वापिस यहाँ पे हाई लैटिट्यूड पे जाके वापिस यहाँ पे घूम के आता है तो इसका टेम्परेचर कम हो जाता है। इसीलिए कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में हमेशा कोल्ड करंट मिलती है और ईस्टर्न पार्ट में, ये कॉन्टिनेंट हो गया, ये इसका ईस्टर्न पार्ट है, यहां पे वार्म करंट मिलेंगी। इसी तरह यहां पे यहां तक ये वार्म करंट जाएगी, लेकिन ये वापस वाटर घूम के यहां पे आएगा, तब तक ये वाटर ठंडा हो चुका होगा और ये कोल्ड करंट कहलाएंगे। ये हो गए कोल्ड करंट। आप कहीं भी देख लो, यहीं पे ईस्टर्न पार्ट में वार्म करंट मिलेगी और कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में कोल्ड करंट मिलेंगी। यहीं से गल्फ स्ट्रीम चलती है, जिसका हमने बहुत बार नाम सुना है गल्फ स्ट्रीम का। वो यहीं से फ्लो होती है अमेरिका के इस साइड से और ये यहां तक वार्म होती है और ये यूरोपियन पार्ट तक, यहां तक भी कभी कभी गर्म जाती है। इसका टेम्परेचर अधिक होता है। ये होती है कनारी करंट। ये एगुलास करंट, यहां पे जो ब्राजील के नजदीक से निकले वो ब्राजीलियन करंट। मीन वाटर तो वही सेम रहेगा, लेकिन इसके लोकेशन के अकॉर्डिंग इसका नाम चेंज हो जाता है। यहां पे यही वाटर आके ब्राजीलियन करंट, यहां पे एगुलास करंट, यहां पे यही वाटर गल्फ स्ट्रीम, आगे आके यही वाटर कनारी करंट। मीन लोकेशन के अकॉर्डिंग नाम चेंज हो जाता है, इसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, वाटर वही रहता है, वाटर में कोई बदलाव नहीं होता। टेम्परेचर और लोकेशन के अकॉर्डिंग उनके नेम और टेम्परेचर चेंज हो जाते हैं। इसमें कोई अलग से कोई नहर तो बनवाई जाएगी नहीं, वाटर यही रहेगा और इनके नेम चेंज हो जाएंगे। इसी को ओशियन करंट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मेजर ओशियनिक करंट के बारे में। मेजर ओशियन करंट्स। मेजर ओशियन करंट, मेजर ओशियन करंट इफेक्ट होती है प्रिवेलिंग विंड के कारण और कोरियोलिस फोर्स के कारण। विंड के कारण इनको गति मिलती है, कोरियोलिस फोर्स के कारण ये अपने नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड की ओर मुड़ जाती है और साउथर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड की ओर मुड़ जाती है। इनका फ्लोइंग ऐसे होता है, ये हमारा मैप हो गया। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में करंट्स ऐसे मुड़ जाएंगे और साउथर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड की ओर मुड़ जाएंगी। और मिड लैटिट्यूड पे इसके ऊपर एंटी साइक्लोन का प्रभाव भी पड़ता है। एंटी साइक्लोन क्या होते हैं? एक तो होते हैं, उठते हैं जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं, शीत, और एक होते हैं वार्म साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन 60 से 65 डिग्री में होते हैं और इनके जो बीच का एरिया हो गया वहां पे एंटी साइक्लोन आते हैं। यहां पे वार्म साइक्लोन, यहां पे टेम्परेट साइक्लोन। तो इनकी गति के कारण भी ओशियन करंट पे प्रभाव पड़ता है। दोनों का प्रभाव हो गया, एंटी साइक्लोन का और साइक्लोन का भी। ये दोनों ओशियन करंट को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जो ओशियन करंट होती है वो ट्रांसफर करती है हीट का। हीट का ट्रांसफर यहां से करेगी, जो लो लैटिट्यूड है
वो ये वहां से हाई लैटिट्यूड पर हाई टेम्परेचर का वाटर लेके जाएंगी और वहां से लो टेम्परेचर का वाटर वापस इक्वेटर लाइन के पास लेकर आएंगी। इसी तरह आर्कटिक और अंटार्कटिका ओशियन से भी ये करंट्स कोल्ड वाटर लाती है और ये इसे वार्म वाटर लेके जाती है। और मेजर तौर पे हमने डायग्राम में बता दिया था कि किस किस प्रकार की करंट्स होती है। आप एक बार जो बुक में दे रखा है उसको डायग्राम को अच्छी तरह से देखें, उसके बाद में आपके माइंड में सब क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कुछ क्लियर ना हो तो आप मेरे से पूछ लेना। मेजर ओशियन करंट। अब बात करते हैं इफेक्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ओशियन करंट। हमारे जीवन पे ओशियन करंट का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। हम जनरली बात करें कि इनका वैसे तो हमें कुछ नहीं लगेगा कि इसके कारण हमारे लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन हम इसको मेजर तौर पे सोचें तो क्या होगा, ये हमारे जीवन को, जलवायु को, सब कुछ को प्रभावित कर सकती है ये ओशियन करंट। रेनफॉल को, यहाँ तक कि सब कुछ, टेम्परेचर को भी। जैसे कि यहाँ पे कोई कॉन्टिनेंट हो गया, यहाँ पे ये कोई भी कॉन्टिनेंट मान सकते हो। इसके ईस्टर्न पार्ट पे क्या होगा, ऐसी चलेगी तो यहाँ पे तो क्या होंगी, वार्म करंट, और जैसे जैसे यहाँ पे आएंगे यहाँ पे हो जाएंगी कोल्ड करंट। जहां पे ये कोल्ड करंट होती है कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में, वहां पे क्या होगा, वहां पे रेनफॉल बहुत कम होगी, क्योंकि इनके कारण क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर लो हो जाएगा। टेम्परेचर लो होने के कारण यहाँ पे विंड प्रेशर हाई हो जाएगा। प्रेशर हाई होता है यहाँ पे, टेम्परेचर लो होता है तो फिर विंड इस साइड चलने लगेगी और यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होगा। ज्यादातर जो हमारे विश्व के मरुस्थल हैं, डेजर्ट हैं, वो कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में अधिक मिलते हैं। इसी पार्ट में जहां पे कोल्ड करंट बहती है, इस साइड से ये कोल्ड करंट आई, यहीं पे ही हमें अधिक डेजर्ट मिलते हैं। ये इस तरह से क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। आटाकामा, पेंटागोनिया, कालाहारी, थार, ये सभी टाइप के जितने भी डेजर्ट हैं, ये सभी कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में मिलते हैं। इसी के कारण यहाँ पे रेनफॉल नहीं होती और डेजर्ट होता है। और इसके ऑपोजिट जहां पर दो अलग अलग प्रकार की करंट्स मिलती है, जैसे कि ये वार्म करंट हो गई, ये गल्फ स्ट्रीम मिली, और एक यहां से लैब्राडोर की कोल्ड करंट आई। जब ये दोनों करंट आपस में मिलेंगी तो एक वहां का टेम्परेचर, अलग टेम्परेचर क्रिएट हो जाएगा। एक वार्म और एक कोल्ड करंट मिलेगी तो वहां पे ओशियन में एक अच्छा टेम्परेचर जोन बन जाएगा, जहां पे प्लैंकटन बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ये एक प्रकार का पौधा है जिसको मछलियां खाती है, और वहां पे फिश ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी होगी, जहां के फिर मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार ये ओशियन करंट हमारे जीवन को, जलवायु को, क्लाइमेट को, सब कुछ को प्रभावित करती हैं। और बाकी आप बुक से पढ़ सकते हैं। जो मेजर ओशियन करंट का डायग्राम आपके बुक में दे रखा है, वो आपको बुक से देख के अच्छी तरह से बनाना है। और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आप जल्दी से इसकी कॉपी कंप्लीट करके मेरे से चेक करवा लें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।